अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है फार्मेसी टेक्नीशियन फार्माकोलॉजी यूनिट 3। आज हमने स्टूडेंट्स कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में पढ़ना है। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स के बारे में। कोलिनर्जिक ड्रग जो हैं वो डायरेक्ट एक्टिंग वाली ऐसी ड्रग्स हैं स्टूडेंट्स जो कि कोलिनर्जिक के रिसेप्टर्स पे डायरेक्ट बाइंड होके कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर जो एसिटाइल कोलिन है उस जैसा इफ़ेक्ट देती हैं। ऐसी ड्रग को कहते हैं कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। यानी जो एसिटाइल कोलिन है अगर वो अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, जो वो अपना फिजियोलॉजिकल एक्शन शो करता है, यही ड्रग उस रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर एसिटाइल कोलिन जैसा इफ़ेक्ट देती हैं। ऐसी ड्रग को कहते हैं डायरेक्ट एगोनिस्ट ऑफ एसिटाइल कोलिन या कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। तो स्टूडेंट्स अब इस एगोनिस्ट के बारे में जो डायरेक्ट एक्टिंग है इनके बारे में जानने के लिए व्हाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन है। यहाँ पे जो मैंने कीवर्ड लिए हुए हैं ये बुक से रिलेटेड है। फार्माकोलॉजी बुक जो फार्मेसी टेक्नीशियन के सिलेबस के मुताबिक है उससे कुछ कीवर्ड्स लिए हुए हैं। उन कीवर्ड्स को जो है वो यहाँ पे नोट किया है, उनको फॉलो करते हुए आपको ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। चलिए व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे एसिटाइल कोलिन जो है ये क्या है। सबसे पहले जो है ये एक अमोनियम कंपाउंड है, यानी ये एक प्रोटीनियस नेचर का कंपाउंड है। कैन नॉट पेनिट्रेट मेम्ब्रेन। ये जो जब प्री सिनेप्टिक नर्व से रिलीज़ होता है तो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स पे आके अपने रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ बाइंड होके अपना जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो शो करता है स्टूडेंट्स। तो इससे पहले आपको बता दूं कि ये जो है ये प्रोटीनियस नेचर का है और ये सेल मेम्ब्रेन से पेनिट्रेट होके जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स के साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं जाता। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर बात की जाए तो ये न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक, ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये एक तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलीज़ होता है या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर है। दूसरे नंबर पे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम है जो कि वॉलंटरी एक्शंस करता है, जो कि हमारी मर्ज़ी के ताबे होते हैं, उसका हिस्सा है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें ऑटोनोमिक गैंग्लिया, यानी ये ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है उसके गैंग्लिया से भी रिलीज़ होता है, यानी ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर भी प्रेजेंट है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और उसके बाद ऑटोनोमिक गैंग्लिया के अंदर भी प्रेजेंट है न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका ड्यूरेशन, एक्शन का ड्यूरेशन क्या है स्टूडेंट्स, इसका जो है वो फ्यू मिली सेकेंड्स हैं, यानी ये 1 सेकंड्स के 1000वें हिस्से के बराबर जो है ये अपना इफ़ेक्ट जो है वो ये जब बाइंड होता है अपने रिसेप्टर के साथ तो ये फ्यू मिली सेकेंड्स तक जो है वो अपना रिस्पॉन्स देता है। उसके बाद जो है ये डीजनरेट हो जाता है, ये जो है जो डिस्ट्रॉयड हो जाता है। नॉट यूज्ड इन थेरापेटिक, इसलिए अगर अब हम इसको थेरापेटिक एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह यह है कि इसका मोड ऑफ एक्शन बहुत कम देर के लिए है, इसलिए थेरापेटिक एक्शन के लिए या थेरापेटिक प्रॉपर्टी के लिए ये बहुत कम इस्तेमाल होता है एसिटाइल कोलिन। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं एसिटाइल कोलिन जो है ये 2 रिसेप्टर्स पे काम करता है। एक तो मस्करैनिक रिसेप्टर पे काम करता है, एक निकोटिनिक रिसेप्टर पे काम करता है। मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मस्करैनिक रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट्स हैं, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, ये लेक्चर अपलोड किया है। अगर वो आप लेक्चर देख लें कि जो मस्करैनिक रिसेप्टर्स हैं उनकी टाइप्स क्या हैं, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स क्या हैं, उनकी फिजियोलॉजी क्या है, तो आपको इस लेक्चर्स के 50% जो है वो समझ जो है वो उसको देखने के बाद आ जाएगी कि कौन से रिसेप्टर्स हैं जो एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स हैं जहाँ पे एसिटाइल कोलिन बाइंड होती है और अपना एक्शन शो करती है। स्टूडेंट्स तो आगे चलते हैं, देखते हैं। अब सबसे पहले देखने हैं कि एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। अब एसिटाइल कोलिन अगर अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड होती है तो अपना क्या एक्शन शो करती है। अगर एसिटाइल कोलिन बाइंड नहीं होती तो डायरेक्ट एक्टिंग वाली ड्रग एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है तो क्या एक्शन शो करती है। सबसे पहले देखते हैं कि एसिटाइल कोलिन जो है अपने प्री सिनेप्टिक नर्व से रिलीज़ होकर पोस्ट सिनेप्टिक नर्व्स के अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड होती है और बाइंड होने के बाद जो है वो क्या एक्शन शो करती है। सबसे पहले है स्टूडेंट्स यहाँ पे कीवर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं। डिक्रीज़ इन हार्ट रेट, ये बात मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में बताई है कि ये हार्ट के अंदर जो प्रेजेंट है M2 रिसेप्टर है, मस्काराइन रिसेप्टर्स। जब एसिटाइल कोलिन ड्रग्स या एसिटाइल कोलिन पे जो एसिटाइल कोलिन
माइमेटिक हैं यानी कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स हैं, वो हार्ट का रिसेप्टर जो है, हार्ट पे प्रेजेंट मस्काराइन रिसेप्टर M2 पे आके बाइंड होती हैं, तो क्या एक्शन शो करती हैं? डिक्रीज इन हार्ट रेट। हार्ट रेट जो है ये डीपोलराइजेशन की वजह से एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट कम होता है, जिसकी वजह से जो है हार्ट रेट कम हो जाता है, और हार्ट रेट कम होने की वजह से क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया। याद रहे, दो टर्म्स यहाँ पे इस्तेमाल होंगी स्टूडेंट्स, एक ट्रेकीकार्डिया और एक ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया ट्रेकीकार्डिया हार्ट रेट का ज़्यादा हो जाना, और ब्रेडिकार्डिया जो है ये हार्ट रेट का कम हो जाना। यहाँ पे ये ब्रेडिकार्डिया काज करेगा। यही स्टाइलकोलिन जब M2 रिसेप्टर पे काम करेगा तो हार्ट रेट कम होगा, यानी ये ब्रेडिकार्डिया होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। स्टूडेंट्स ये याद रहे कि यहाँ पे मैंने टर्म लिखी है, ये क्या काम करता है? स्टाइलकोलिन जब M3 रिसेप्टर्स पे मस्काराइन रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा, और ये रिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है। ब्लड वेसल्स में ये स्टाइलकोलिन जब आगे बाइंड होगी या स्टाइलकोलिन की तरह काम करने वाली ड्रग बाइंड होगी तो वैसोडायलेशन होगी। वैसोडायलेशन क्या होगी? कि ब्लड वेसल्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। और ये बात याद रहे कि बहुत से बीटा ब्लॉकर बी जो है वाइसोडायलेटर हैं। वाइसोडायलेशन क्या है? ब्लड का जो फ्लो है उन वेन्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर या वेसल्स के अंदर, उसके वॉल्यूम का इंक्रीज हो जाना। जब उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली डाउन होगा, लो होगा। यानी ये M3 रिसेप्टर से जब स्टाइलकोलिन बाइंड होगी तो वैसोडायलेशन होगी, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का कम हो जाना, यानी ब्लड प्रेशर को ये लो कर सकती है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर अदर एक्शंस की बात की जाए तो GIT के अंदर जो है इसका क्या काम है? GIT के अंदर जो है ये मोटेलिटी का काम करती है। मोटेलिटी क्या है? GIT के अंदर जो M3 रिसेप्टर है मस्काराइन रिसेप्टर M3, स्टूडेंट्स ये GIT के अंदर मोटेलिटी पैदा करती है, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट को इंक्रीज करती है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या है? वो मूवमेंट जिससे खुराक जो है स्टोमिक से, जो एसोफिगस से स्टार्ट होती है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, उसके बाद स्टोमिक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में और रेक्टल में, यानी जो स्टूल या जो फेसिस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव करता हुआ जब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर और रेक्टल के अंदर पहुंचता है तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट की वजह से पहुंचता है। तो स्टूडेंट्स यही स्टाइलकोलिन जो है ये GIT के अंदर मोटेलिटी पैदा करती है, जिसकी वजह से डायरिया काज होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स बात की जाए तो ये सिक्रेटरी ग्लैंड्स पे जो हमारा रिसेप्टर प्रेजेंट है M1, स्टूडेंट्स ये M1 रिसेप्टर पे काम करती है सिक्रेटरी ग्लैंड्स के। अब सिक्रेटरी ग्लैंड्स का M1 रिसेप्टर्स जो है वो कौन सा है? M1 रिसेप्टर सिक्रेटरी ग्लैंड्स। सबसे पहले सिक्रेटरी ग्लैंड्स कौन से हैं? ऐसे ग्लैंड्स जो कि सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा सलाइवा की प्रोडक्शन हो रही है, सलाइवरी ग्लैंड है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स मैंने लिखा है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जो म्यूकस पैदा करते हैं या म्यूकस सिक्रेशन पैदा करते हैं, वहाँ पे ये इफ़ेक्ट करता है M1 रिसेप्टर पे जाके स्टाइलकोलिन। उसके बाद ब्रोंकियल सिक्रेशन। ब्रोंकियल सिक्रेशन क्या है कि हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसके अंदर की इसकी जो सिक्रेशन है उसकी सिक्रेशन को भी ये इंक्रीज करता है। उसके बाद लेक्रेमियल ग्लैंड्स जो हैं हमारी आइज़ में प्रेजेंट, जो कि टीयर की फॉर्मेशन करते हैं, उसके अंदर भी जो ये जाके इफेक्ट करता है। स्टाइलकोलिन जाके उसके साथ बाइंड होती है M1 रिसेप्टर के साथ और टीयर की फॉर्मेशन भी करती है। यानी यहाँ पे M3 रिसेप्टर के साथ स्टाइलकोलिन बाइंड होगी तो इंटेस्टाइनल मोर्टालिटी की वजह से डायरिया काज हो सकता है। सेक्रेटरी ग्लैंड्स पे जाके बाइंड होगी तो M1 रिसेप्टर पे तो स्वेट की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी, पसीना ज़्यादा आएगा। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड स्टूडेंट्स, सलाइवेशन ज़्यादा आएगी, थूक की ज़्यादती होगी। इंटेस्टाइन ग्लैंड है, जो म्यूकस है वो ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन होगी। ब्रोंकियल सिक्रेशन इससे ज़्यादा होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स चलते हैं दूसरे नंबर पे। ये क्या करता है कि स्टिमुलेशन इरेक्शंस जो को स्टिमुलेट करता है। आपने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा होगा कि जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये उसके उल्ट काम करता है। सिंपैथेटिक अगर एजैकुलेशन करता है तो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो एडिक्शन काज करता है। तो स्टूडेंट्स अगर वो फाइट एंड फ्लाइट फंक्शन है तो जो पैरासिम्पैथेटिक है वो जो है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट है। तो स्टूडेंट्स ये उसके उल्ट है। उसके बाद
इन आई कॉज, अगर ये जो है ये स्टूडेंट्स आइज के अंदर जो है वो क्या कॉज करेगा, ये प्यूपल कंट्रक्शन काज करेगा। अगर ये यानी पैरासिम्पैथोमिमेटिक है, ये एक्टिविटी एसिटाइलकोलिन जब बाइंड होगा अपने रिसेप्टर्स पे तो ये क्या होगा, प्यूपल कंट्रक्शन करेगा। मियोसिस का एक वर्ड इस्तेमाल करेंगे आप आइज की प्रॉब्लम के अंदर, यानी इसमें जो हमारे प्यूपल्स के सैलरी मसल्स हैं उनके अंदर कंट्रक्शन आएगी, इसको कहेंगे हम मियोसिस। उसके बाद स्टूडेंट्स इन केस कंट्रक्शन ऑफ सैलरी मसल्स, यानी सैलरी मसल्स की जो है यानी ये कॉज करता है सैलरी मसल्स की कंट्रक्शन जो हमारे आइज़ के अंदर प्रेजेंट है, इस वजह से जो है वो आइज़ यानी आपने सिंपैथेटिक एक्शन ये देखा था कि ये जो प्यूपल्स है ये डायलेट होता है। तो इसके अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन है एसिटाइलकोलिन का वो जो है वो प्यूपल को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन आती है। स्टूडेंट्स अगर इसके देखा जाए थेरेपेटिक एक्शन की कि इसको थेरेपेटिक एक्शंस के लिए कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका 1% जो सोल्यूशन है वो मियोसिस कॉज करता है और ऑप्थेल्मिक सर्जरी के अंदर अक्सर इस्तेमाल किया जाता है 1% इसका सोल्यूशन। उसके बाद स्टूडेंट्स इसके एडवर्स इफ़ेक्ट वही हैं जो मैंने आपको बताए हैं यहाँ पर भी और इससे प्रीवियस प्रेजेंटेशन के अंदर भी, कि निकोटिनिक रिसेप्टर और मस्कारेनिक रिसेप्टर्स के किन रिसेप्टर्स पे एसिटाइलकोलिन जाके या ये ड्रग जाके बाइंड होगी और कौन कौन से इफ़ेक्ट होंगे। अगर इसका एडवर्स इफ़ेक्ट मिल रहा है तो क्या है, सबसे पहले डायरिया है, वो डायरिया किस वजह से हुआ है यहाँ पे मैंने लिखा है मोटेलिटी। M3 रिसेप्टर पे जाके अगर एसिटाइलकोलिन बाइंड होती है तो इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस मूवमेंट की ज़्यादती की वजह से यहाँ पे डायरिया काज होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स मियोसिस लिखा है, मियोसिस यहाँ पे लिखा है कि आई कंट्रैक्शन करता है और आई कंट्रैक्शन की वजह से जो है प्यूपल आई कंट्रैक्शन की वजह से सैलरी मसल्स जो हैं उसकी कंट्रैक्शन की वजह से क्या काज होगा स्टूडेंट, यहाँ पे मियोसिस काज होगा, यानी आंख की पुतली का जो है वो छोटा हो जाना। उसके बाद स्टूडेंट्स यूरिनेशन के बारे में बता दूं, मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखी आपको बताई है कि स्मूथ मसल्स पे जो है एसिटाइलकोलिन इफेक्ट करती है और स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन का काम करती है। अब स्मूथ मसल्स क्या है कि हमारा जो यूरिनरी ट्रैक है, यूरिनरी ब्लैडर है वो स्मूथ मसल्स है। स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शंस की वजह से अगर वो मुसाना सिकुड़ेगा तो यूरिनेशन होगी, यूरिनेशन अर्ज होगी, यानी हमें जो यूरिनेशन है पेशाब बार बार आने की हाजत होगी ये। उसके बाद ब्रेडिकार्डिया के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि M2 रिसेप्टर पे जब ये काम करेगा तो ये आर्टेरियो वेंट्रिकल नोड पे काम करेगा, जिसकी वजह से जो है ये एक्शन पोटेंशियल्स के अंदर उस एक्शन पोटेंशियल को अल्टर करके जो हार्ट रेट है उसको डिक्रीज करेगा, या डीपोलराइजेशन के प्रोसेस में या वेगस को स्टिमुलेट करके जो है ये ब्रेडिकार्डिया काज करेगा, हार्ट रेट के अंदर तब्दीली लाएगा। ब्रेडिकार्डिया हार्ट रेट का कम हो जाना, ट्रेकीकार्डिया हार्ट रेट का ज़्यादा हो जाना। ब्रेडिकार्डिया जो है ये काज करेगा एसिटाइलकोलिन एडवर्स इफेक्ट की सूरत में, अगर ज़्यादा देर तक इसका असर रहता है तो ब्रेडिकार्डिया काज होगा। उसके बाद है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। स्टूडेंट्स एक बात हमेशा याद रखिए कि ये बीटा ब्लॉकर्स जितने भी हैं या जो एसिटाइलकोलिन है ये जाके बाइंड होती है अपने रिसेप्टर्स पे। किस रिसेप्टर पे, यहाँ पे मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया हुआ है कि ये जब अपने मस्काराइन रिसेप्टर के साथ M2 M3 रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होती है तो ये क्या करती है, स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्शन करती है। स्मूथ मसल्स क्या है, ये हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक के ट्रिकिया है, ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकाई है, ये स्मूथ मसल्स के हैं, इनकी कंट्रैक्शन करेगी। इनकी कंट्रैक्शन की वजह से अस्थमैटिक पेशेंट के अंदर जो है वो जो सिम्टम्स हैं वो सीवियर होंगी, या जो सिम्टम्स हैं उनके अंदर शिद्दत आएगी। सो ब्रोंको जहाँ पे एक इसमें थोड़ा डिफरेंस है, ये जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शंस है या जो ब्रोंकाई के या ट्रेकिया के या रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो है ये मसल्स के अंदर कंट्रिक्शन लाएगा और अस्थमैटिक पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम काज करेगा। दूसरे नंबर पे जब ये M3 रिसेप्टर पे काम करती है एसिटाइलकोलिन तो ये वाइसोडायलेशन है, वाइसो को डायलेट करेगा, ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, लेकिन जो ट्रेकियल हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको उसमें कंस्ट्रक्शन लाएगा। ये डिफरेंस आप माइंड में याद रखिएगा।
उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने सलाइवेशन के बारे में भी बताया है कि सलाइवेशन कब होगी, जब ये M1 रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन जाके बाइंड होगी और सिक्रेटरी ग्लैंड्स जो है इसकी सिक्रेशन ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली सलाइवा की भी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। अगर सलाइवा की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई तो सैलिवेशन पैदा होगी, यानी सलाइवा का ज़्यादा प्रोड्यूस होना होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर बात की जाए एवी ब्लॉक की, एवी ब्लॉक जो है ये आर्टेरियो वेंट्रिकल नोड्स है, इसमें जो नर्व इम्पल्स या वेगस नर्व्स की जो डीपोलराइजेशन की वजह से एक्शन पोटेंशियल में अल्टर की वजह से जो है ये चेंजिंग लाएगी और इसकी वजह से डीपोलराइजेशन की वजह से जो हार्ट रेट है वो कम होगा, ब्रेडिकार्डिया काज होगी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के अंदर एसिटाइलकोलिन डायरेक्ट एक्टिंग का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।